हेलो बच्चों, केएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो तो आज मैं एनसीईआरटी रिवीजन बूस्टर कोर्स लेके आया हूँ। इसमें क्या है बेटा कि आपके अभी सबके ऑलमोस्ट सभी के कोचिंगों में कोर्स पूरा हो गया है, तो अब नीट का एग्ज़ाम नज़दीक है। एक लगभग मतलब ऐसे देखो 30 दिन ही रहे हैं, ठीक है, 30 डेज़। अब 30 दिन में क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल इनऑर्गेनिक में अपन को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये मेनली नीट ओरिएंटेड बच्चों के लिए है और मैं आपको इस पे एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी में वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाने के दौरान इसमें ये नहीं बताऊँगा कि ये भाई कैसे बहुत सारा कैसे हुआ, डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बिल्कुल उसको ऐसे लेंगे कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड और उसमें क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सारा पढ़ाना आपने पढ़ रखा है, अब तो सिर्फ आपके लिए रिवीजन है और कम टाइम में जितनी चीज़ दे जा सकते हैं उसके बारे में पूरा फोकस किया जाएगा अपना, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। सिर्फ ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर रखा है और अब आगे उनको सिर्फ ये देखना है, और दूसरा वो लोग देखें जिन्होंने एनसीईआरटी बिल्कुल टच नहीं की है। तो अपन यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके अंदर चैप्टर के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन बनता आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या, मतलब जो 5 मई को एग्जाम अपने होने वाला उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन वो निकाल सकता है, यहाँ से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। वैसे देखा जाए तो एनटी के लिए एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हर लाइन इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी ही बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए एक बात ये ध्यान रखें कि आपने कोचिंगों में कितना पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आपने एचबीआर का एडिशन कराया तो उसमें सिन एडिशन एंटी एडिशन पढ़ा होगा, ये किया होगा ना, वो फलाना ढिमका, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जो लाइनें दे रखी है वो ही एनटी के लिए इम्पोर्टेंट है और एनटी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही आपके एग्जाम में आएगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ऐसे अब आपने कितना पढ़ रखा है वो नॉलेज आपके लिए अच्छा है। अब सिर्फ एंड सिर्फ इस बात पे ध्यान रखें कि एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा और किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो ये बात पूरा ध्यान रखें। चलिए आइए बात करते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पर डे कम से कम आपको 5 चैप्टर करने चाहिए और वो कंप्लीट चैप्टर करना चाहिए। 5 चैप्टर का मतलब है पर डे कम से कम 5 चैप्टर पढ़ने। 5 चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री के पढ़ो। 5 चैप्टर का मतलब है जैसे आप एक केमिस्ट्री का पढ़ लिया, एक फिजिक्स का पढ़ लिया और एक पढ़ लिया बायोलॉजी का, या 2 बायोलॉजी के पढ़ लिए, ठीक है ना, ऐसे कर लो। मोस्ट ऑफ बायोलॉजी पे ज़्यादा पढ़ो, मेरे ख्याल मानना ये है, क्योंकि बायोलॉजी में अभी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो 300 प्लस नंबर ला रहे हैं तब भी उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए बायोलॉजी के ऊपर तो कम से कम आपको एक चैप्टर को अभी भी 2 बार तो पढ़ के जाना है, ठीक है ना। प्रत्येक चैप्टर को 2 बार पढ़ना, उसके एग्जाम्पल कौन से है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन है और उसको देखो, ठीक है, और उसमें समझो, उसके एग्जाम्पल ज़्यादा याद करो, कहाँ से कितने टाइप से क्वेश्चन निकले हैं वो देखो, ठीक है। या कोई अभी हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा कि एनसीईआरटी का जो रिवीजन है वो सर करवाएंगे, भावेश सर, ठीक है। तो बात करते हैं और बात कर रहे फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर बेटा मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो सिर्फ एंड सिर्फ आप किससे पढ़ना है बेटा, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूँ तो वो एनसीईआरटी से पढ़ा है। दूसरी बात है, एक पेज लेके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो सारे उस पेज पे लिख के उसके मिलान करके उसके क्वेश्चन के लिख दो और बार बार उस क्वेश्चन को देखो जो दे रखे हैं। और दूसरा क्या करना है, आपके जितने फॉर्मूले एनसीईआरटी किताब के अंदर दे रखे हैं उस फॉर्मूले लिख दो और उस फॉर्मूला कहाँ से क्या क्या आया है उसके हिसाब से पढ़ो, ताकि मेरे ख्याल से लगता है कि आपकी फिजिक्स ईजी हो जाएगी। और उसके बाद मैं एक और टॉपिक पूरा लेके आऊँगा कि फिजिक्स को कैसे पढ़े, ठीक है, फिजिक्स को कैसे पढ़े उसके बारे में बात करेंगे। अभी अपन बात करेंगे मेनली भाई केमिस्ट्री के अंदर अपन को क्या करना है। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा कि केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे किताब और एनसीईआरटी को बेस मानते हुए अपन चलेंगे। और एनसीईआरटी से बाहर मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आपके सामने हाइड्रोकार्बन, जो 11th का चैप्टर है, ठीक है, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 13 है और नई एनसीईआरटी के अंदर आपको दिख रहा होगा 119 ये है। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है इसके बारे में। ये आप जानते होंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, परंतु किताब के अंदर हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या बातें बोल रखी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हाईलाइट करके चलना और कौन सी बार बार अपन को एग्जाम जाने से पहले देखनी है। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप जानते होंगे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है।
कि जो ऐसे यौगिक जिनसे कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, वो सारे यौगिक होंगे, वो कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन। जनरली हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करते हैं एल्केन, किसमें बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन व एल्काइन, एल्काइन। और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, एरोमेटिक यौगिक, इसकी बात करेंगे, एरोमेटिक यौगिक, इनके बारे में अपन बातें करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर से अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में बात करें तो ये जो लिखा होता है उद्देश्य, यही वो चीज होती है जो अपन को ड्यूरिंग द चैप्टर अपन इसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो आपको पूछे कि हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने क्या पढ़ा, तो अपन बात करेंगे भाई हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी। तो हाइड्रोकार्बन में पहले इस एक के अध्ययन के पश्चात आपको क्या क्या पता चल जाएगा, तो आपको पहला ये पता चलेगा नामकरण की IUPAC पद्धति के अनुसार हाइड्रोकार्बन का नामकरण बता सकेंगे अपन। ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी चैप्टर इसके जो एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, उनका IUPAC नोमेनकल्चर कैसे करते हैं वो इस चैप्टर के दौरान आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद अपने क्या बेटा, एल्कीन के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के समवयों की पहचान कर सकेंगे। समवय मतलब एक ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, उसके क्या होगी, डिजाइन अलग अलग होगी, स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, ठीक है ना, या ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा, वो सारी बातें किस में पढ़ोगे आप, इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। किस किस के ओरिएंटेशन, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन व एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको अपन जनरली बेंजीन के बारे में बात करेंगे, इसमें उनकी संरचना लिखेंगे और उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, संरचना लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन के विरचन की विधियों के बारे में सीखेंगे। विरचन मतलब निर्माण कि हाइड्रोकार्बन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में विभेदन कर सकेंगे कि भाई भौतिक उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है, किसमें, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के अंदर, उसके बारे में भी अपन इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। चलिए उसके बाद करते हैं एथेन के विभिन्न समरूपण, कन्फॉर्मेशन के आरेख बनाकर उनमें विभेदन कर सकेंगे। कन्फॉर्मर आइसोमर का एक टाइप है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन इसके बारे में बात करेंगे। कन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्वार्थ घर्षित, जो आपने पढ़ रखा है, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन की भूमिका का ऊर्जा के स्रोत के रूप में, हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे होता है, जैसे अपने CNG है, LPG जो गैसें है, वो सारे क्या, हाइड्रोकार्बन एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, विशिष्ट स्रोत है, जो हाइड्रोकार्बन से अपन बारे में बात करें, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। और औद्योगिक अनुप्रयोग में महत्व बता सकेंगे, और औद्योगिक अनुप्रयोग में इसका क्या क्या महत्व है, मतलब उद्योगों में इसका क्या इंडस्ट्रियल क्या मेथड है, वो सारे इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रियाविधि के आधार पर असमित एल्कीनो, असमित एल्कीन मतलब जो समान रूप से नहीं, एक जैसी नहीं होती, तथा एल्काइनो इलेक्ट्रॉनिक विधि के आधार पर असमित एल्कीनो तथा एल्काइनो के संलग्न उत्पादों के बनने का अनुमान करेंगे कि इससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। उसके बाद है बेंजीन की संरचना का वर्णन, यहां से मुझे लगता है कि नीट का क्वेश्चन हो सकता है इस बार इंपोर्टेंट, ठीक है ना। एरोमेटिकता एवं इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे और उनकी क्रिया विधि की व्याख्या करेंगे। ये मेरे को लगता है इस बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाना, यहाँ से ये क्वेश्चन निकाल सकता है। और एकल प्रतिस्थापित बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापियों के निर्देशात्मक प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे, ये भी अच्छी है। और कैंसर जन्यता तथा विषाक्तता के विषय में सीख करेंगे। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पद स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक है। भाई कार्बन तथा हाइड्रोजन से जो भी यौगिक है वो सारे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, आदि संक्षिप्त शब्दों में परिचित होंगे, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, जिनको अपन किस में करते हैं, ईंधन के रूप में
गाड़ी वगैरह मतलब जलाते हैं, उनको क्या करते हैं बेटा, जलाते हैं या खर्च करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, मतलब एलपीजी है वो, उसको क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं हिंदी में। जबकि सीएनजी संघनित पेट्रोल प्राकृतिक गैस, मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस या कंडेंस नेचुरल गैस भी बोलते हैं, का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त रूप क्या होता है, एलएनजी, ठीक है ना, लिक्विड नेचुरल गैस, मतलब द्रवित प्राकृतिक गैस, एलएनजी जिसको बोलते हैं, प्रचलन में। अब नया नाम आया है क्या, एलएनजी। एलएनजी का मतलब होता है द्रवित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है, उसको क्या लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ, उसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी एक ईंधन है, ये भी क्या ईंधन है जो प्रकृति की गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो भूपट्टी के नीचे पाया जाता है के परबाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन प्राप्त होते हैं। मतलब क्या होता है, अपन जब भूपट्टी के अंदर से कच्चा पदार्थ निकालते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक गोल्ड। जैसे बाड़मेर वगैरह मरुस्थल के, राजस्थान के जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहां पे इसका भंडारण बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कच्चा पदार्थ निकालते हैं उसका अपन करते हैं रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन के दौरान क्या निकलता है, सबसे पहले कैरोसिन निकलता है, उसके बाद निकला पेट्रोल, पेट्रोल के बाद निकला डीजल, डीजल के बाद कैरोसिन, ठीक है। इसके ठीक ऊपर वाली भूपट्टी में होती है जो ये गैसें होती है, एलपीजी एंड सीएनजी, ये जो अपन को प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है, इसका आसवन करते हैं। तो जनरली क्या क्या होता है, सारे प्रोसेस हो सकता है, कुछ प्रोसेस कई कच्चे पदार्थ के अंदर वो नहीं हो, परंतु जनरली ये होता है, सबसे पहले कैरोसिन, उसके बाद निकलता है पेट्रोल, पेट्रोल के बाद होता है डीजल, डीजल के बाद होता है बेटा ऑयल, ऑयल के बाद होता है ग्रीस, ग्रीस के बाद होता है वैसलीन, वैसलीन के बाद होता है तारकोल, जो अपन कोलदार, जो नंबर बोलते हैं जिसको, वो सारा निकल, उसके बाद सारे अपशिष्ट वो जो उसके अंदर निकल जाते हैं। तो वो वाली बात करते हैं। कोल गैस, मतलब कोयले से जो गैस द्वारा निकलती है, उसको कोल के भंजन आसवन से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैसें तेल के कुओं की खुदाई के ऊपरी स्तर पर पाई जाती है, जो मैंने पहले बताया। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इनको संपीड़ित करके जो गैसें प्राप्त होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है, ठीक है ना। एलपीजी का जो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, क्या होता है बेटा, मीथेन होता है। जबकि एलपीजी का मुख्य घटक माना जाता है ब्यूटेन को। किसको माना जाता है, ब्यूटेन को। तो एलपीजी सीएनजी होती है वो हल्की गैस होती है, क्योंकि एलपीजी के एक अणु के अंदर क्या होता है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का अणुभार क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मीथेन का अणुभार कम होता है, इसलिए ये हल्की है, और ये क्या होती है, भारी गैस होती है। तो ये जब इसको जलाएंगे, इसका दहन करेंगे, तो एक मोल सीएनजी से क्या होगा, मतलब 1 मोल मीथेन का दहन होगा तो 1 मोल CO2 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसका 1 मोल करेंगे तो कितने कार्बन है, 4, तो 4 मोल CO2 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये सीएनजी की तुलना में पॉल्यूशन ज्यादा करती है। कौन करती है, प्रदूषण ज्यादा करती है, कौन, एलपीजी, ठीक है। बात करते हैं कैरोसिन का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता था। कैरोसिन का उपयोग पहले अपन जो होते थे घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, अपने कैरोसिन वाला जो चूल्हा वगैरह घर में जलाते थे, परंतु उसके दौरान क्या होता, पॉल्यूशन ज्यादा होता था। बहुत सारी जो घरेलू महिला है जो अपने चूल्हे वगैरह का काम करते, उनको बीमारियां होती थी, जैसे होता है जो खांसने वाली बीमारी वगैरह, टीबी वगैरह, इसकी जो रहती थी बहुत ज़्यादा कंप्लेन। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका एलपीजी कैरोसिन का उपयोग करना कम हुआ धीरे धीरे, और उसकी जगह पे अपन किसका उपयोग करने लगे, एलपीजी का उपयोग करने लगे। लेकिन कुछ प्रदूषण फैलता है स्वचालित वाहनों ठीक है, कैरोसिन का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी की आवश्यकता होती है। पेट्रोल तथा सीएनजी के चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। ये सारे ईंधन होते हैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, मिश्रित होता है, जो ऊर्जा के स्रोत है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। ये अपना जो बहुलक चैप्टर है, जो अभी आपके है नहीं यहाँ पे, इस नीट 2024 के अंदर ये सिलेबस के अंदर कट किया हुआ है, तो ज्यादा मतलब इतना है नहीं, ठीक है ना। नहीं तो उसमें पढ़ते अपन के पॉलीथीन का फॉर्मेशन क्या था, और पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, ठीक है ना। ये स्टाइरीन से बनता है, ये प्रोपीन से बनता है, और ये पॉलीथीन एथीन से बनता है, इथेन से मतलब एथीन से बनता है, कि निर्माण किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औद्योगिक निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्री के मतलब औद्योगिक औषधियों के निर्माण में
प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब जो अपने दवाइयां वगैरह बनती है उसमें कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। अब आप दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन के महत्वपूर्ण उपयोग को अच्छी तरह समझ गए हैं। इस एकक में हाइड्रोकार्बन के बारे में और अधिक जानेंगे। आइए बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं कि अपन ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं वर्गीकरण की। हाइड्रोकार्बन को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता, प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर मुख्य 3 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो संतृप्त, असंतृप्त तथा दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब संतृप्त क्या होता है कि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इंग्लिश में इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है ना। और असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, या इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। संतृप्त में क्या होता है, जो मैंने बात बताई तुम्हें कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तथा कार्बन हाइड्रोजन में भी क्या होगा? एकल बॉन्ड। वो तो डबल हो ही नहीं सकता ना भाई, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ बना दिया तो एक सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विवर्त श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? विवर्त श्रृंखला बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एल्केन कहते हैं। जैसा कि आप एकक 8 में पढ़ चुके हैं, मतलब जो आपके कार्बनिक जो जीओसी है उसके अंदर आप पढ़ोगे इसको। ठीक है ना। दूसरी ओर यदि कार्बन परमाणु संवर्त श्रृंखला तथा वलय का निर्माण करते हैं, ठीक है, उन्हें साइक्लोएल्केन कहते हैं। क्या करते हैं? साइक्लोएल्केन। मतलब एक तो होता है ये ओपन चेन और ये होता है क्या क्या? क्लोज चेन। क्लोज चेन होता है उसको साइक्लोएल्केन कहा जाता है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहु आबंध जैसे द्वि आबंध या त्रि आबंध या दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होते हैं। मतलब संतृप्त में क्या होगा? असंतृप्त में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या दोनों हो जाएंगे। मतलब ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है। जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे ट्रिपल आ गया। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। तो ये सारे कैसे होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। परंतु क्या ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए क्या? जैसे ये रहा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन, ये असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अनोदर एटम के साथ है। तो ये कैसे होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर काउंट किया जाता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो ऐसे इनके जब नाम लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, जब प्राइमरी सफिक्स जिसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में इनमें एन नाम यूज होगा, जबकि इनमें एन नहीं होगा। इसमें इन आइन, इसमें इन आइन दोनों और इसमें इन ये यूज होंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एल्केन होगा। जैसे इसको बोलते हैं कि प्रोपेन, प्रोपेनॉन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो प्रोपेन प्लस ऑन है प्रोपेन, इसका मतलब एन का वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो एन यूज हो रहा है, एन आ रहा है वर्ड अंदर, तो इसका मतलब ये कैसे होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका मतलब अपन यहां से ये समझे कि कार्बन कार्बन, यदि पूरी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो संतृप्त होंगे, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों उपस्थित है वो असंतृप्त होते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अपन उसका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करते हैं, पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अपन उसको जस्टिफाइड नहीं करेंगे कि वो कैसा है, संतृप्त है या असंतृप्त। अपन किस में करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके आधार पर अपन उसको क्या करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं आगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन संवर्त यौगिक का एक विशेष प्रकार है। संवर्त मतलब क्या? साइक्लिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें एरोमेटिक क्या होता है। आप कार्बन की संयुक्त संयोजकता तथा हाइड्रोजन की एकल संयोजकता को ध्यान में रखते हुए विवर श्रृंखला तथा संवर्त श्रृंखला मतलब के अनेक अणुओं के मॉडल बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं, जो बनाएंगे नहीं अभी अपन। एल्केनों के मॉडल बनाने के लिए आबंधों के लिए टूथपिक तथा परमाणुओं के लिए प्लास्टिक की गेंदों का उपयोग हम कर सकते हैं। एल्कीन, एल्काइन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए स्प्रिंग मॉडल बनाए जा सकते हैं, जबकि अपना ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं एल्केन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? एल्केन। क्या होता है एल्केन? आइए बात करते हैं इसमें।
एल्केन, जैसा आपने बताया जा चुका है कि एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संवर्त विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। संवर्त और विवर्त मतलब क्या, या तो ओपन चेन होंगे या क्या होंगे, क्लोज चेन। जैसे अपने बोले कि ये सारे ओपन चेन है कि नहीं, और ये जो है वो कैसा हो गया, क्लोज चेन। तो ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है, सेचुरेटेड है, और क्या होता है, एल्केन है। क्या बेटा, एल्केन है, ठीक है ना। मीथेन इस परिवार का प्रथम सदस्य है। एल्केन का सबसे छोटा सदस्य कौन होता है बेटा, मीथेन होता है, ठीक है ना। मैथेन होता है जो इसमें एक कार्बन होता है, बाकी सारी इसकी वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से फुलफिल होती है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया मेथेन, ठीक है। मेथेन एक गैस है। मेथेन कैसा है, गैस मैंने पहले ही बताया था, सीएनजी का मुख्य घटक है, जो कोयले की खदानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। इसको दलदल से प्राप्त हो, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मार्स गैस, मीथेन को, क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है। अगर आप मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन द्वारा प्रतिस्थापित कर तथा हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरे कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करते हैं, तो आप क्या प्राप्त करेंगे। ये बोल रहा है कि भाई जैसे ये मेथेन था, इस मेथेन में एक हाइड्रोजन को हटा दूं, यहां से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं यहां से, और इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, कार्बन। क्या लगा दूं बेटा, कार्बन। यहाँ पे ये कार्बन लगा दूं, और अब इसकी जो 3 वैलेंसी रह गई, इसको भी मैं क्या कर दूं बेटा, हाइड्रोजन से यदि फुलफिल कर दूं तो क्या प्राप्त होगा, तो एथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, इथेन। तो आपको C2H6 प्राप्त होगा, वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणु C2H6 है उसे एथेन कहलाती है। क्या कहलाती है, अतः आप CH4 के एक हाइड्रोकार्बन परमाणु को CH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन को मैथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके आप अन्य कई एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अणु C3H8 C4H10 इत्यादि होंगे। मतलब क्या किया, ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे CH3 लगा दो, क्योंकि इसके भी हाइड्रोजन हटा हुआ, तो आपस में जोड़ेंगे, क्या होगा, एल्केन प्राप्त, अपने कौन सा प्राप्त हो जाएगा, एथेन, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें भी ऐसे हटाते जाओ, बहुत सारे प्राप्त हो जाएंगे, फिर C3H8 हो जाएगा, फिर C4H8 हो जाएगा। अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अपन आगे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। जहाँ क्वेश्चन होंगे मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको अच्छे से बाद में जब आप एग्जाम देने जाओ, जैसे आपके पास टाइम, मैं बोलूँगा कि भाई 28 तारीख के या 27 तारीख के बाद है, आप उसको एनसीईआरटी में सिर्फ वही चीज़ें पढ़े जो हाईलाइट की हुई है आपकी, ठीक है ना। बार बार उसको पढ़े, और इसके किताब के पीछे वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि भाई क्वेश्चन करने की अप्रोच अपनी क्या होनी चाहिए। आइए बात करते हैं। यह हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो ये होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, मतलब ज्यादा क्रियाशील नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्रियाशील है नहीं, ना तो डबल पाई बॉन्ड होता है, वो भी रिएक्टिव होता है, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जनरली क्या होता है, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और अन्य भी अभिकर्मों को उनके साथ साथ रिएक्शन नहीं करता। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहते थे। पैराफिन यानी मतलब क्या होता है, कम क्रियाशील। पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पैराफिन, ठीक है। क्या आप एल्केन परिवार या सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी मतलब होमोलॉग सीरीज के बारे में बात होती है। होमोलॉग सीरीज क्या होती है बेटा, होमोलॉग सीरीज ये होता है कि जैसे उसका क्या हो, नाम सेम हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो, पर उसके अंदर कार्बन मतलब कार्बन की श्रृंखला अलग अलग होती जाए। जैसे उसमें CH2 का डिफरेंस हो, नंबर ऑफ CH2, ये डिफरेंस यदि किसी के अंदर है, बाकी उसका क्रियात्मक समूह वगैरह सब सेम है, तो उन्हें अपन बोलते हैं होमोलॉग्स। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलॉग्स। तो होमोलॉग्स के बारे में बहुत बड़ी कहानी है, परंतु अपन जनरली यहाँ पे इतना ही समझेंगे कि होमोलॉग्स का मतलब होता है जिसमें CH2N का डिफरेंस हो। N मतलब 1 2 3, मतलब CH2 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उनका जो डिफरेंस होता है उनको बोलते हैं होमोलॉग्स। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे एक ही N आ रहा है पीछे, तो ये सारे आपस में क्या होमोलॉग्स है। क्या है, होमोलॉग्स, क्योंकि उनमें सब में किसमें CH2N का डिफरेंस है। जैसे मेथेन और प्रोपेन भी होमोलॉग्स है, मेथेन और एथेन भी होमोलॉग्स है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि CH2 का डिफरेंस नहीं होना, CH2N, N मतलब एक, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस हो सकता है, CH2 3 बार डिफरेंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है, तो एक बार आपके दिमाग में आ गया कि भाई हाँ क्या बोल रहे हैं सर बात, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, कि सामान्य सूत्र के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम विभिन्न एल्केनों के सूत्र का अध्ययन करते हैं तो
हमें ज्ञात होता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जो कि आपके 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में भी होमोलॉग्स या उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में एक पूरा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लेके आऊंगा, जो आपको मैं बताऊंगा भाई ये कैसा क्या बनता है, ठीक है ना। तो आप इसमें हमारे साथ टच में रहिए और देखते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। होता है जब n कोई उपयुक्त मान दिया जाता है तो विशेष सजातीय का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप मीथेन की संरचना का स्मरण कर सकते हैं? संयोजकता कोष सिद्धांत, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, मतलब वेस्पर के अनुसार एकक 4, मतलब चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा, मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये देखो मीथेन की संरचना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये मीथेन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो n बराबर कितना हो गया? 4, 1 2 3 4, तो n बराबर बेटा 4 हो गया। और 4n होता है जिसका संकरण होता है sp3, और sp3 होती है उसकी ज्योमेट्री होती है बेटा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यदि चारों जो सराउंडेड एटम सेम है तो उनका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होगा? समान होगा, और आइडियल स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसका, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि मीथेन की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, जो बहुसमतलीय है, जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार CH का आबंध कोण कितना होता है? मतलब ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये सारा होता है खेल, ठीक है। अब ये बना कैसे, ये आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ना। यहाँ 4 लूप्स होती है ऐसे, ये टेट्राहेड्रल, ये असमतलीय होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाए? H आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? H आ गया, और फिर ये रिजल्टेंट ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। एल्केनों के चतुष्फलक आपस में जुड़ते रहते हैं, जिसमें CC बॉन्ड तथा CH आबंध की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? मतलब कार्बन कार्बन एकल बंध जब भी होगा उसकी बंध लंबाई होती है 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रम। तो ये याद रखनी है कि जब भी कार्बन का संकरण sp3 होता है या कार्बन कार्बन एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड और लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रम। तो ये याद रखना है आपको। और उसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की आबंध लंबाई होती है 112 पिकोमीटर होती है, या 1.12 एंगस्ट्रम होती है। एकक 8 देखिए, इसके लिए अपन को क्या देना है? एकक 8, मतलब इससे ठीक पहले वाला चैप्टर पढ़ना है। आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध का निर्माण कार्बन परमाणु की S के संकृत sp3 तथा हाइड्रोजन परमाणु के 1s समाक्षीय अतिव्यापन से होता है। मतलब इसमें ये जो बॉन्ड बना है, कार्बन का तो sp3 संकरण है वाला ऑर्बिटल है, और इसका कौन सा हो गया? 1s वाला। तो इसको बोल सकते हैं sp3 1s अतिव्यापन से ये बंध बना है। आइए इसके बारे में बात करते हैं आगे। अब है नामकरण पद्धति तथा समावेयता, ठीक है ना। तो ये आपने नामकरण पद्धति तथा समावेयता में अलग से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रिवाइज करवा दूंगा, तो यहाँ पे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम अपने खराब नहीं करेंगे यहाँ पे अपना, ठीक है। अपन सीधा पढ़ेंगे कि भाई एल्केनों के बनाते कैसे, ये नामकरण आप अपन खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये अलग से आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर इसको बारे में इतना टाइम है नहीं अपने पास, शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करना अपने को। चलिए विरचन के बारे में आता है कि एल्केन बनता कैसे है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एल्केनों का विरचन कैसे होता है, एल्केन बनते कैसे हैं। चलिए बात करते हैं। एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। एल्केन जो मुख्यतः प्राप्त होता है वो क्या होता है? पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। फिर भी एल्केनों को इन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड या कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनका क्या करेंगे? जनरली अपचयन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड हटाना है। तो ऐसे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, डबल बॉन्ड हटता है, तो उनका होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। क्योंकि अपचयन में अपन कहते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सारे अपचयन के मतलब अपन ने पढ़ा अपचयन के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। डाई हाइड्रोजन सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक, इसको एक और नाम होता है हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन या क्योंकि विषम हो जाएगा, जैसे इसमें प्लेटिनम
पैलेडियम और निकल होता है वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, नॉट एट RT। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन अपचयित नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी वाला रूम टेम्परेचर पे होता है, पर निकल लेंगे तब वहां पे नहीं होगा। और ये कैसे होता है, अंतराकाशी यौगिक होते हैं। आपने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा होगा कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके ये आपस में क्या होता है, ये पीडी पढ़ा है, यहाँ पे या लिख दूं NI या NI, ये NI ऐसे पढ़ा है, ठीक है ना, ऐसे ये NI आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये लो NI, ये लो NI, ये सारे NI पड़े हैं यहाँ पे, जो मेटेलिक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इनमें क्या होगा, जहां पे ये खाली जगह तुम्हें दिख रही है, ये वाली जो खाली जगह, ये जो तुम्हें खाली जगह दिख रही है, क्या हुआ, ये जो तुम्हें खाली जगह यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन या छोटी छोटी जो गैसें होती है वो जमा हो जाती है। मतलब माने कि यहाँ पे कौन होगी, हाइड्रोजन। तो ऐसे ऐसा किसका होता है, PD का होता है, और ऐसा ही क्या होता है, PT का होता है। तो ये सारे जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, आपस अपचयित करते हैं, हाइड्रोजन किसी को देते हैं, कि उपस्थिति में एल्कीन के साथ योग कर एल्केन बनाती है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध को सक्रिय करती है। प्लेटिनम तथा पैलेडियम कमरे के तापमान पर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, परंतु निकल उत्प्रेरक के साथ अपेक्षिक रूप से उच्च ताप तथा दाब पर आवश्यकता होती है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना कि प्लेटिनम तथा ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्लेटिनम तथा पैलेडियम होता है वो कमरे के तापमान पर रिएक्शन करती है, वो कथन कारण दे सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छे से अंडरलाइन करता है, किंतु निकल होती है उत्प्रेरक के लिए आपेक्षिक रूप से उच्च ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे ये बड़ा, ये रहा, ये यहाँ पे सतह पे, यहाँ पे ये ऐसे PD PT जो NI वगैरह वो है, वो ऐसे पड़े रहेंगे, बहुत सारा पड़े। अब यहाँ पे कौन आ गया बेटा, अपना CH2 डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2, और यहाँ पे पड़ा रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या पड़ा रहेगा, हाइड्रोजन। अब ये इसमें इसको लेके आएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट रहा होगा। जनरली क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H बॉन्ड H। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट रहा होगा, ये भी बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, ये तो ब्रेक, ये ब्रेक, और ये फॉर्म, ये फॉर्म, ऐसा हो जाएगा। फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, इनके बीच में बॉन्ड टूट गया, ये CH, यहाँ पे CH, तो क्या हो गया बेटा, CH3 CH3, तो एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड द्वारा क्या अपन मेथेन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कम से कम डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो इसमें सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी, एथीन। मतलब एथीन लेंगे और एथीन से क्या बन जाएगा, एथेन। समझ में आया क्या, तो ये, और कौन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, NI। ये ध्यान रखना, यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये धातु की अपनी सतह पर अधिशोषित करती है। तो ये अधिशोषित मतलब अपने सतह के ऊपर धारण कर लेता है हाइड्रोजन गैस को, जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध क्या हो जाता है, ये रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब प्लेटिनम तथा पैलेडियम कमरे के तापमान पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं, परंतु निकल उत्प्रेरक के लिए अपेक्षित रूप से उच्च ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। अब देखो, जनरली कितनी भी रिएक्शन दे दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके एप्लीकेशन के बेस पे कितनी रिएक्शन दे दे क्या फर्क पड़ता है। अपने यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना, अब ये आगे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ, अपन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ, यहाँ कुछ लगा हुआ है। अपन को क्या देखना है, यहाँ पे ये H2 PT PD या NI, इनमें से कुछ भी, जरूरी नहीं है कि ये तीनों साथ में आए, ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं तीनों साथ में आए, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, या H2 PD हो सकता है, या
H2Ni हो सकता है। ये Ni देगा तो साथ में देगा हीट, क्या देगा, हीट, जनरली ये देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे, तो वो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तो दी। अब आप बोलोगे सर एग्जाम ऐसी नहीं आई, मतलब ये रिएक्शन नहीं है, तुम आके बोलोगे सर आपने पढ़ाया एग्जाम में तो ऐसा आया ही नहीं, पर एग्जाम में ये आ सकता है, एप्लीकेशन तो वही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से दे सकता है, वो लिख के दे दे कथन स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, जो भी है, तो यहाँ से बना के एक वो दे सकता है क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहाँ रिएक्शन ये भी दे रखी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, अपन को पता है यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन क्या डबल बॉन्ड हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे भाई, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2H2 जाएंगे भाई, क्योंकि 2 बार, अरे है कि नहीं है। तो ये कितनी बार होगा, जब तक वो कह रहे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो भी आएगा उससे पाई बॉन्ड जोड़ता जाएगा और उसको अपचयित करता जाएगा। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो है किस किस को अपचयित कर देते हैं, आइए चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये चर्चा का विषय हो सकता है, ठीक है। तो अपन बात करें यहाँ पे कि भाई हाँ ये किस किस को करता है, तो हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास अलग से पेज है नहीं, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, आप अपने पास एक कोई नोट पेज वगैरह लेके उसके किताब के अंदर चिपका देना। ये रहा, हाँ CH3 डबल बॉन्ड, ऐसे क्यों, मैं सीधा बता देता हूँ, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। हाँ ये जैसे RC डबल बॉन्ड हो, अम्ल हैलाइड दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, अम्ल हैलाइड। तो इसमें यहाँ पे ये जो ये उत्प्रेरक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एल्डिहाइड, याद रख लेना। और ये दे रखा है कीटोन, तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बनेगा 2 डिग्री ROH, मतलब कैसे, R ये वाला, यहाँ पे CH, एक OH इस साइड और ये R, ठीक है। उसके बाद दे रखा एल्डिहाइड, क्या दे रखा बेटा जी, एल्डिहाइड। तो बेटा जी ये इसको यहाँ पे किस में कन्वर्ट करेगा, RCOH H2O, और तो इसका मतलब 1 डिग्री ROH में कन्वर्ट कर देगा, किस में करेगा, 1 डिग्री ROH में। ध्यान रखना भाई, ऐसे कहते ब्लैक पेन लूँ क्या, तुम तो क्या ही बोलोगे, ठीक है, फिर भी ले लेते हैं। इधर देखो, उसके बाद कौन सा आपने ले लिया, एस्टर, क्या ले लिया बेटा जी, एस्टर। इसका करवाया तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये टूटते ही क्या बन गया, ROH, इसको डैश कर दूं तो ये डैश ROH बन जाएगा, प्लस साथ में ये रहा, ये एल्डिहाइड बनेगा नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन देंगे तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, H2OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो पहला तो क्या, अम्ल हैलाइड का किस में करेगा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड दे रखा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, एस्टर दे रखा है तो किस में हो जाएगा बेटा, अल्कोहल में। उसके बाद क्या देखें, आपने बोल दिया कि सर ठीक है, तो एसिड दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एस्टर, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, एसिड रिएक्शन नहीं करता, क्या नहीं होता बेटा, एसिड रिएक्शन नहीं करता। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या, ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा साइनाइड, क्या दे रखा बेटा, साइनाइड, एल्किल साइनाइड, RCN दे रखा है, इसका आप चयन कराओगे तो R, ये CH2, यहाँ पे लिख दो NH2, इसमें कन्वर्ट कर देगा। आपको दे रखा RNC आइसोसाइनाइड, तो इसका भी आप चयन करके क्या करेगा, RNS, और यहाँ पे करेगा CH3। और एक बात ध्यान रखना, N मेथिल जहाँ पे भी आए, इसका मतलब वहाँ पे अपचयन किसका हुआ है, आइसोसाइनाइड का अपचयन हुआ है, तभी वो N मेथिल होगा, ठीक है ना। जिसके की नाम पे IUPAC में N मेथिल या आइसोसाइनाइड का अपचयन करवाते हैं तो वहां पे 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। जब भी 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करने को बोले या N मेथिल कोई भी एमीन आ रहा है पीछे, तो N मेथिल एमीन एक ही जगह से बन सकता है, वो होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एमाइड लिया है, किसको लिया है बेटा, एमाइड। तो एमाइड लिया है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, सीधा बनेगा RCH2NH2, क्या बन जाएगा, एमीन, क्या बन जाएगा बेटा, एमीन। इन सब का अपचयन ये कर देते हैं। उसके बाद कौन सा अपना, एल्कीन, कैसा बेटा, एल्कीन, एल्कीन का अपचयन किस में कर देगा, एल्केन में, किस में कर देता बेटा, एल्केन में। अब देखो एल्काइन का करवा रहे हैं और इसमें एक इक्विवेलेंट H2 डाल रहे हैं, एक H2 एक इक्विवेलेंट डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, एक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट जैसे ही डालोगे तो ये
कीन में कन्वर्ट होगा। और एल्कीन कैसे, एल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे मैं यदि ये बना दूं, ये वाला है, इसमें अपन ने डाल दिया H2 NiPd कुछ भी डाल दिया, तो ये किस में होगा, एल्कीन में। अपन तो ये कौन सी एल्कीन बनेगी, सिच एल्कीन। कौन सी बनेगी, सिस वाला बनेगा भाई। कौन सा, सिस, ध्यान रखना। अब दो इक्विवेलेंट और डालूंगा, एक तो ये जाके किस में बन जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैंने एक ही इक्विवेलेंट डाला है, ध्यान रखना, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सिस एल्कीन में। किस में बेटा, सिस एल्कीन, ध्यान रखना। और कुछ नहीं दे रखा, एक्सेस में दे रखा, सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर दो। किस में कर दो बेटा, एल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो ये रिएक्शन इतना याद रखना। यहां पे भी वो ध्यान रखना, पीछे जो मैंने दिया था कि भाई यहां पे ये है अम्ल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एल्डिहाइड में। परंतु यदि आपको दे नहीं रखा, एक्सेस में दे रखा है, तो आपको सीधा इसमें ये कर देना है, एल्कोहल। किस में कन्वर्ट कर देना है, एल्कोहल में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है? चलिए बात करते हैं आगे। एल्किल एलाइडों के अपचयन से आइए बात करते हैं। एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड मतलब RX। एल्किल एलाइड का मतलब क्या हो गया, RX। X का मतलब कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एल्किल एलाइड होते हैं। पहला क्वेश्चन रिएक्शन, एल्किल एलाइडों मतलब फ्लोराइड के अलावा, मतलब F नहीं होना चाहिए X की जगह पे, का जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। भाई अपने क्या हेलो एल्केन दे रखा है, जैसे ये क्लोरोमेथेन या ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन जो भी दे रखा है, उसकी रिएक्शन Zn और HCl से H+ और Cl- निकलता है कि नहीं निकलता बेटा जी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट नहीं दी है जनरली, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, CH3Cl, ठीक है ना, अपने Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकल गया, Cl- और यहाँ पे बन गया CH3+। तो अब देखो, अब HCl ने क्या किया, H+ और Cl-, यही होगा HCl में। HCl जब टूटेगा, अब Zn क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और बन जाएगा Zn2+। 2+ में एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। क्या बन जाएगा बेटा, ZnCl2। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस मेथिल के पास जाएगा, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा और CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH4। तो ZnCl2। अब इसका मतलब Zn2+ में है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं दिया इसलिए इसने हटा दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे लेके चलना है। वापस बोल रहा हूँ कि ये था, इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया Cl-, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझना, और HCl है तो H+ और Cl- के रूप में निकल गया। अब देखो Zn ने दो इलेक्ट्रॉन दिया गया, Zn2+, एक क्लोराइड माइनस ये और ये तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कैसे, इधर देखो, ये Zn2+ था, इधर 2Cl- था, तो ये इस साइड और ये इस साइड, तो क्या बन गया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक तो मेथिल के पास था, तो मेथिल के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक जिंक के हाइड्रोजन के पास, तो ये भी एक फ्री रेडिकल ऐसा 3 के रूप में, और ये एक फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, CH4 मेथेन। सेम कहानी यहां पे हुई है। ठीक है ना, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो यहां पे भी क्या हुआ, सेम कहानी हुई है। ठीक है ना, या आप शॉर्ट एंड स्वीट में कर सकते हो। SST अपनी SST क्या लगाओगे कि इसको HCl लिख दो, HCl और इधर Zn, तो ये देखो यहां से ये लो, गया, अरे गया कि नहीं गया, ZnCl2, और यहां से हाइड्रोजन को जोड़ दो सीधा, ठीक है ना, HCl वाले के, तो ये हो गया रिएक्शन। सेम कहानी यहाँ पे। ठीक है ना, याद रखने का तरीका भाई याद रखना। किसी को डाउट है रे, हो तो बोलो। चलो आगे बात करते हैं। सेम कहानी यहाँ पे कर देना। ठीक है, अब दूसरा है, देखो ये रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। क्या है वुड्स अभिक्रिया, क्या बोलती है, शुष्क इत्रीय विलयन, मतलब नमी से मुक्त, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना, क्यों, नमी के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। जैसे मैंने नमी है, वाटर डाल रखा है सोडियम के साथ, तो सोडियम क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस।
इसलिए अपन इसको किस में, ईथर में डिसॉल्व करके रखते हैं ताकि वो क्या हो, ऐसा नहीं करे, रिएक्ट नहीं हो पहले ही, नहीं तो सोडियम पहले ही रिएक्ट हो जाता है। इस वजह से रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अपन ऐसा काम करते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं करे, ऐसा कन्वर्ट नहीं हो तो अपन इसको क्या करते हैं, शुष्क में रखते हैं, ड्राई ईथर के अंदर इसको डिसॉल्व करके रखते हैं। अब देखो क्या होगा, एल्किल हैलाइड किसकी अभिक्रिया बेटा, RX की अभिक्रिया सोडियम धातु मतलब Na से कराते हैं के साथ, तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, एल्केन प्राप्त, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये सम कार्बन परमाणु संख्या वाले उच्चतर एल्केन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इसमें विषम क्यों नहीं प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और इस द्वारा मीथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया द्वारा मीथेन को नहीं बनाया जा सकता, और विषम कार्बन परमाणु वाले यौगिकों एल्केनों को भी नहीं बनाते हैं। इसकी बात करते हैं, आइए क्यों ऐसा, चलिए ऐसा क्यों करते हैं। पहले ये पता चल गया भाई, शुष्क इत्रीय विलयन में नमी से मुक्त रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन देखो, रिएक्शन तो अपन को पढ़नी है भाई, रिएक्शन तो पढ़नी है भाई, रिएक्शन के अंदर क्या दे रहेगा वो तो अपन को पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ये लिखा मैथिल ब्रोमाइड, क्या दे रहेगा बेटा, मैथिल ब्रोमाइड, ये टूटेगा Br- और क्या हो गया CH3+, ठीक है। अब ऐसे ये n मोल है कि नहीं है, n मोल है तो मतलब कितना 6.022 इंटू 10 की घात 23 मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे भाई। मोल है तो क्या दे रहेगा, 1 मोल दे रहेगा, इतने अणु होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कितने Br- कितने बड़े, इतने Br- और इतने ये बन गए कि नहीं बन गए। अब 1 मोल में लेके आया सोडियम, किसको लेके आया बेटा, सोडियम को, तो ये सोडियम भाई साहब ने क्या किया, सोडियम भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और त्याग के क्या बना, सोडियम प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन हटाया। अब देखो जैसे 1 हटाया तो 2 सोडियम लूंगा, 2 हटाएगा कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा इसके पास, एक ऐसा मैथिल अणु और भी तो होगा, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ और Br- आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaBr, क्या बना देंगे बेटा, NaBr। और अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जैसे गया तो ये बन गया CH3 रेडिकल, ये भी बन गया CH3 रेडिकल, तो ये दोनों आपस में रेडिकल के जुड़ के क्या बन गया, CH3 तो हो गया एल्केन, क्या प्राप्त हो गया बेटा, एल्केन। और एल्केन में कौन सा, मतलब डबल हो गया कि नहीं हो गया जस्ट, और ये एल्केन है एथेन, कौन सा है बेटा, एथेन। तो इसका मतलब वुड्स अभिक्रिया से सबसे छोटा जो एक एल्केन प्राप्त कर सकते हैं तो वो होता है एथेन। कौन सा होता है बेटा, एथेन। इस बात का पूरा ध्यान रखें, वुड्स अभिक्रिया द्वारा सबसे छोटा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एल्केन होता है, ठीक है ना, एथेन होता है। क्या होता है बेटा, एथेन। इस अभिक्रिया द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये बात अपन ने हो गई, कैसे हुई पता चला गया, ठीक है ना। ऐसे नहीं पता चले तो यहाँ पे ये देखो, ये लो Na, ये लो ये बार CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या हो गया 2NaBr बार, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जनरली मुझे तो लगता है कि एंटी है ना रिएक्शन देना बहुत कम पसंद करता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। वो ऑर्गेनिक के अंदर भी अभी थ्योरी के क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दिया, इसलिए थ्योरी के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना, और जो बातें बोल रहे हैं वो एक बार रिवीजन करने के तौर पे ही दिमाग में घुस जानी चाहिए। और यदि किसी को ये चैप्टर मतलब कोई डाउट आ रहा है और कोई रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है तो ये मेरे नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा, या उस वीडियो के जो पोर्शन है या नया वीडियो बना के मुझे लगा बनाना डालना चाहिए तो मैं बना के डाल दूंगा। 8209084209 सिर्फ आवश्यक होने तब ही करें, अन्यथा नहीं, ठीक है। सर कैसे पढ़ें, ये पढ़ें, सर देख बहुत सारी तकलीफों का निवारण अपने पास है नहीं। कैसे पढ़े बेटा, पढ़ने का तरीका एक ही होता है, किताब लो बैठो और उसमें माथा मार के आराम से यूँ किताब खोल के पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ने का कोई तरीका होता है क्या, अपने जैसे कंफर्ट लगे वैसे पढ़ना। मेरा तरीका मैं बताऊंगा वो तेरे काम आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ने का तरीका सबके पास एक ही है, ठीक है ना बेटा। किताबें लेके बैठनी पड़ेगी तभी पढ़ाई होगी। और अभी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट सको तो रट लो वरना अगले साल के लिए लग जाओ। हाँ C2H5Br, ये अब मैंने क्या किया, एथेन ले लिया। एथेन ले लिया तो इससे क्या होगा, जस्ट डबल कार्बन हो जाएंगे, 2 का कितना हो जाएंगे 4, तो इनका नाम हो जाएगा ब्यूटेन।
अब मैंने बोला कि इससे विषम असमान एल्किल हैलाइड क्या होगा यदि दो असमान एल्किल हैलाइड लेते हैं। देख लो, दो लेके इधर देखो, मैंने एक ले लिया मैथिल क्लोराइड ले लूं, क्या ले लूं बेटा, मैथिल क्लोराइड, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये रहा मैथिल क्लोराइड। हाँ, एक और मैं बता दूं, मैंने कहा ये रिएक्शन ऐसे भी दी हुई मिल सकती है, साथ में ड्राई ईथर। अब तो तुम पहचान नहीं पाए, तो हमेशा ध्यान रखना यदि इधर एल्किल हैलाइड है, क्या बेटा, इधर एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और यहाँ पे Na ड्राई ईथर दे रखा है। और ड्राई ईथर क्यों दिया, मैंने कहा Na को रिएक्ट मतलब वो क्या करता है, नमी से रिएक्शन करके एक सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। अब दिया अपने ये दे रखा है, तो 100% ये वोट्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वोट्स अभिक्रिया। ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। कैसे पूछेंगे, मिलान वाला बॉक्स दे देंगे, उस बॉक्स के अंदर पूछेगा ये ए है और ये बी है, दोनों को मिला के बता कि वोट्स अभिक्रिया, उधर दे देगा, ये रिएक्शन लिख के दे देगा, फिर इधर पूछेगा रिएक्शन कौन सी है, वोट्स अभिक्रिया है कौन सी है। तो पहले अभिक्रिया को पहचानना आना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया कैसे है। तो यदि तीर से पहले सी मतलब एल्किल हैलाइड दे रखा है, एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पे कार्बन होगा, उसके साथ हैलोजन है, या RX लिखा हुआ है और उसके ऊपर Na ड्राई ईथर लिखा हुआ है। दूसरी बात है, मैं तो बोलूँ सीधा Na ड्राई ईथर लिखा हुआ है और उधर सामने एल्किल हैलाइड दे रखा है, तो वुड्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई तकलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी, वुड्स। अब क्या करते हैं, अपने बोलेंगे कि यहाँ पे देखो ऐसे कर देना, CH3Cl, इसको भी Na, इसको भी Na, क्या हो गया, NaCl NaCl, और इनको इसके साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3 और साथ में बन जाएगा NaCl। कितना बेटा, 2, कितना बन जाएगा, 2 मोल NaCl बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। चलो, तो अपन लेते हैं असमान। तो एक तो मैंने ले लिया मैथिल क्लोराइड और दूसरा मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड, C2H5, ठीक है। इसको मैं खोल के लिख देता हूं, Cl, और यहां पे लिया Na ड्राई ईथर, और साथ में Na। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसमें देखो यहां पे क्या होगा, ये Cl निकलेंगे, NaCl के साथ चले जाएंगे। अब देखो ये CH3 है, अब ये CH2 के साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा, ठीक है, जब ये दोनों करें। अब इसको ये थोड़ी पता है कि भाई CH3, ये CH3 दूसरे CH3 के साथ भी तो आपस में हो सकता है, इसको बोलेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सेल्फ, तो यहाँ पे ये भी तो बन सकता है साथ में, CH3 अब इसने ये भी तो कर सकता है ऐसे, CH3 CH2, अपने दूसरा CH3 CH2 के साथ रिएक्ट कर ले, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 तो कितने प्रोडक्ट पूरे, मिक्सर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ एल्केनों का। क्या एक एल्केन विषम एल्केन प्राप्त हुई क्या, नहीं। उसके साथ क्या हुआ, अपन प्राप्त तो क्या करना चाह रहे थे, प्रोपेन, परंतु उसके साथ एथेन और ब्यूटेन दोनों भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मिक्सर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अपन विषम कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करते। क्या समझ में आया, ठीक है। और ये मैंने कैसे किया वो मैंने आगे क्रियाविधि में समझाया था तुम्हें। यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, Na इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो करेगा, वो फलाना ढिमका, ये नहीं तो आप ऐसे कर लेना, CH3Cl एक Na इस साइड दे दो, इधर भी CH3Cl एक Na इस साइड दे दो, NaCl ये दोनों आपस में रिएक्ट कर दे, एक तो ये, दूसरा क्या CH3Cl, और यहाँ पे लिख देना CH3CH2Cl, इधर एक Na दे देना, ये लो, एक Na इधर दे देना, ये लो, तो ये आपस में इस साइड रिएक्ट कर लेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कौन सा रह गया, यहाँ लिखो CH3CH2Cl, इधर लिख दो CH3CH2Cl, इधर भी लिया हो Na, ये लो NaCl, इधर भी लिया हो Na, ये लो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या समझ में आया, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें, ठीक है ना। ये वापस 12th अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्किप करके पढ़ूंगा कि भाई ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि एक बार पढ़ने के बाद इस चैप्टर को बार बार वापस पढ़ना
नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस बात को पूरा पुरजोर में दे के ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आपको ये समझ में अच्छे से चैप्टर आए। आइए बात करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब अपन को क्या एल्केन का फॉर्मेशन करना है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम, किसके साथ? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, मतलब NaOH प्लस साथ में क्या होता है? CaO, साथ में क्या होता है? CaO होता है। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडा लाइम। अच्छा ये रह गया पीछे, हाँ सोडा लाइम। और ये होता है 3:1 में लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के इस विलोपन को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब हुआ क्या, आइए इसको समझते हैं। कुछ ये लेते हैं मार्कर। हाँ, अब इधर देखो, मैंने ले लिया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ये ले लो, ये ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOONA, ये प्लस में होता है और ये होता है माइनस में, ऐसा होता है। इसकी अभिक्रिया करवाई सोडा लाइम से, तो NaOH यहाँ पे लिख दो CaO। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा यूं कि ये C और ये यहाँ से हो जाएगा रिमूव, और क्या बन गया इधर देखो, ये 2 Na तो यहाँ हो जाएगा Na2, क्या हो जाएगा? Na2, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? ये 2 Na, फिर क्या हो गया? C, और 1 O 2 O और ये 3 O 3। अब देखो ये हाइट, ये क्या है? तो ये बन गया। अब ये R और ये H क्या बन जाएगा? RH। तो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? एल्केन, ठीक है ना। अब ये ऐसा बना सकते हैं। अब देखो ये NaOH क्या बेस है कि नहीं है, और कार्बोक्सिलेट आयन है जो किससे बनना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड है। तो देखो इसको रिएक्शन ऐसे भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, तो एसिटिक एसिड के अंदर सोडा लाइम डालेंगे तो पहले तो रिएक्शन क्या होगी? NaOH से रिएक्शन, तो ये क्या देगा बेटा? H प्लस, तो ये दे देगा CH3COO माइनस, और साथ में दे देगा H प्लस, और यहाँ पे NaOH है वो क्या करेगा? Na प्लस, और क्या दे देगा? OH माइनस। तो ये एसिड बेस रिएक्शन के दौरान वाटर का लिबरेशन हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस और Na प्लस, सोडियम एसीटेट। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सोडियम एसीटेट का। अब इसके अंदर वापस ये सोडा लाइम रिएक्शन होगा, COH और साथ में CaO, ठीक है, NaOH। तो अब क्या होगा यहाँ पे बेटा? ये कर देते हैं। अब यहाँ पे ये होगा, ये बार पूरा, ये बार, तो यहाँ से क्या निकला? ये 2 Na, Na2 और ये C और ये 3 O3, और यहाँ पे क्या हो गया? रह गया पीछे, यहाँ पे पीछे ये रह गया, यहाँ पीछे देखो ये रहा CH3 और यहाँ पे H क्या हो जाएगा? CH4। तो ये निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, मतलब CO यहाँ से निकल रहा ही नहीं निकल रहा। अब मैं ये ऐसा इतना भी नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ? शॉर्ट एंड स्वीट रिएक्शन लिखता हूँ RCOOH, और इसके अंदर सोडा लाइम डाल रखा है Sl, मतलब Sl का मतलब क्या? NaOH, साथ में क्या दे रखा है? CaO, तो ये दे रखा है। अब देखो ये वाली रिएक्शन ये रही जो मैंने क्या करवाई ये, ठीक है ना, सोडियम एथेनोएट। ये सोडियम एथेनोएट इसका नाम नहीं है, इसका नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना, किताब में उस साइड दे रखा है। अब देखो तो ये, तो मैं इसमें यहाँ पे ऐसे करूंगा सीधा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें ऐसा करूंगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या निकालूंगा? CO2 गायब, सीधा CO गायब, क्या CO गायब, क्या रह गया पीछे? RH, बस सीधा, ध्यान रखना, शॉर्ट एंड स्वीट,
ठीक है ना। जब भी सोडा लाइम दे रखा हो इतना प्रोसेस अपन को नहीं करना है। तो CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो यहाँ से निकला CO2, क्या निकला बेटा CO2, और CO2 कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड। कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड। ये बेटा सार, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा NaOH, एक और आ गया NaOH, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। ये निकल गया, देखो ये NaOH और इसके साथ हो जाएगा Na2CO3 और साथ में हो जाएगा H2O। और H2O ये देखो, ये मैंने H2O निकाला, ये देख Na2 कहाँ है, वो ये रहा Na2CO3 जो ये हुआ। तो ऐसे भी किया जा सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको जैसे दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है कलर, चलिए तो आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं इरेज पूरा। तो ये होगी बात। आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या बोला है, प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। अपन को बनाना प्रोपेन, तो पहले देखो इस साइड लिख दो प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन होता है प्रोपेन के अंदर, तो प्रोपेन में 3 कार्बन लिख दो। और यहाँ पे वैलेंसी कितने, देखो एक बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे लगा दो 3, ये बनाना है। ठीक है ना। सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देके लिखिए। तो अपन को किसकी आवश्यकता, ये उल्टी रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा NaOH साथ में CaO, ये तो सोडा लाइम डाल दिया। अब ये किससे रिएक्शन होना चाहिए, अपन ने बोला एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो, तो एक कार्बन में मैं इसमें क्या जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन हटा के, जब ये दे तो एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या जोड़ देना बेटा, हाइड्रोजन को उल्टे में क्या करो, एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह पे COONA जोड़ दो, ये जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ो, देखे यहाँ पे CH3C CH2 CH2 COONA। अब देखो ये हो गया माइनस का और ये प्लस का। अब देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 को क्या बोलते रहे, ब्यूट, अरे बोलते कि नहीं, ब्यूट नाम आता है कि नहीं होता, तो ये ब्यूटेनोइक कैसे हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल होना चाहिए था। एक IUPAC नोमेनकल्चर के यूं करेंगे, परंतु इसके पीछे क्या हुआ है, साल्ट है, तो ब्यूटेनेट, सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, सोडियम ब्यूटेनोएट, क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम ब्यूटेनोइट। तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल होना चाहिए, उसका सोडियम सॉल्ट लेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल का सोडियम लवण लेंगे, तो ये हो जाएगा सोडियम ब्यूटेनोइट। इसके सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई थी, ये प्राप्त हो गया। क्या समझ में आया, चलिए आगे बात करते हैं। कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है ना, इसको भी अच्छे से पढ़ना बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है ना, कॉल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। अब कॉल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में क्या करते हैं अपन, सीधी सी बात है, वहां पे भी क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट लेंगे, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कैसा लेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसको वाटर के अंदर डिसोल्व करके उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट डालेंगे, एनोड और कैथोड पे उसको रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो एनोड और कैथोड पे रखेंगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है तो उसमें आपको पता है कि भाई एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होता है बेटा, जो माइनस हो, तो और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो प्लस हो। ठीक है, ठीक है, तो सोचना ये, ठीक है, मैंने सही बोला या गलत, इसके बारे में पहले बात करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगी, प्लस में कमी या जीरो हो जाएगी, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में क्या हो जाएगी, रिडक्शन में नेगेटिव में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्लस में है तो प्लस वाले की वृद्धि हो जाएगी, और जीरो है तो प्लस में चली जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और माइनस है तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या माइनस में कमी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। एक बात ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने भी सोडियम लवण से अपन एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके दौरान भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। कैसे, पहले वी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले की बात करते हैं। जैसे आपने मेथेन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, इससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी प्लस।
अब इसके आपने सोडा लाइम से रिएक्शन कराई तो क्या Na2 निकलेगा ना, और क्या कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है ना। वहां पे हाइड्रोजन गैस तथा क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, और कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए एल्केन का फॉर्मेशन वहां पे भी क्या होगा, कम से कम जो है मतलब मैं फॉर्मिक एसिड नहीं ले सकते हैं। अरे बात समझे, मैथेन को प्राप्त, सॉरी मैंने बोला मैथेन नहीं प्राप्त सकते, मतलब अपन मैथेनोइक एसिड का लवण नहीं ले सकते हैं, बाकी मैथेन तो प्राप्त कर सकते हैं। मैथेन को कैसे प्राप्त करेंगे, इधर देखो यहाँ पे CH3 एसीटेट आयन ले लो, सोडियम एसीटेट ले लो। अब इसको रिएक्शन किससे कराओगे, NaOH और साथ में क्या CaO, जो कि अपन ने पहले करवाई थी। यहाँ से ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा CH4 मैथेन प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, कॉल्बे जो विद्युत अपघटन द्वारा, इसके द्वारा मैथेन प्राप्त नहीं कर सकते, और कौन सा, वुड्स अभिक्रिया द्वारा अपन मैथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले मैं वी कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा था, वी कार्बोक्सिलेशन मैथेन प्राप्त कर सकते हैं, मैथेनोइक एसिड का अपन वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बात अपन ने बात बोली, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या लेंगे, सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, कहां पे भाई ये ध्यान रखना, एनोड पर सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन कहां प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब कॉल्बे की विद्युत अपघटन विधि में जो होता है वो एल्केन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, किस टर्मिनल पे होता है। तो या ऐसे बोलेगा कि वी कार्बोक्सिलीकरण के दौरान, कॉल्बे के विद्युत अपघटन विधि के दौरान एल्केन का निर्माण किस टर्मिनल पे होता है, तो एनोड पे होता है। या एनोड पे किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो वहां पे नीचे दिया जाएगा कि इसके दौरान यहाँ पे ये बनेगा, तो आपको वहां पे पता ढूंढना है कि एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्केन प्राप्त कहां पे होती है, तो एनोड पे प्राप्त होती है। और कैसी एल्केन होगी, सम वाली, सैम वुड्स वाला फिनोमिना है। सैम किसका है, वुड्स वाला। आइए बात करते हैं क्या होता है। अब अपने लिया सोडियम एसीटेट, क्या लिया बेटा, सोडियम एसीटेट वाटर से करवाया तो क्या होगा, ठीक है, एथेन, CO2, H2 और NaOH। अब हुआ कैसे, आइए इसको क्रिया विधि द्वारा समझते हैं। तो 2CH3COO- और Na+, इसको जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये आयनों में 2COO- और साथ में हो जाएगा Na+। अब देखो बात करते हैं, ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O और O- जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा 2। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक ने 1 को त्यागा, 2 ने 2 को, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड O- एक माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब होता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बिंदु दे रखी है, इसका मतलब वहां पे क्या है, फ्री रेडिकल है और 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अपने होमोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन पढ़ते हैं, तो ये जो होता है वो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन है दौरान ही नेगेटिव आता है, और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में नेगेटिव का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, एक और मैं यहाँ पे 2 है कि नहीं ऐसे, तो एक इसमें से गया, एक इसमें से गया, तो ये दोनों मिला के कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पे 2CH3C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा, कब बॉन्ड बनाने के लिए दे सकता है, जब ये क्या करे, एकदम ऐसे टूट जाए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे समक्ष विदलन। क्या बोलते हैं इसको, समक्ष विदलन। यहाँ पे बंद के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो इस साइड आ गया और एक इलेक्ट्रॉन उस साइड चला गया, तो इस साइड गया तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के किसका निकल गया, 2CO2 का निकाल लिया, क्योंकि ये 2 थे। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक मैथेन फ्री रेडिकल, और दूसरा भी क्या बन गया, मैथेन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो ये सब कहां पे हो रहा है, एनोड पे। एनोड पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये निकल गया, यहाँ पे ये बना, ये जो मैंने बताया तुम्हें ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, CO2, ये गलत लिखा हुआ है, 2CO2 गैस यहाँ से निकली है, क्या निकली बेटा, 2CO2 निकली है यहाँ से। अब ये देखो, ये दोनों बन गए मैथेन। अब ये क्या होगा, एसीटेट आयन, एसीटेट मुक्त मूलक बोलेंगे, और मैथिल मुक्त मूलक का फॉर्मेशन हुआ। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, एथेन। क्या बन जाएगा बेटा, एथेन। अब देखो एथेन कहां पे प्राप्त हो रहा है, एनोड पर। कहां पे प्राप्त हो रहा है, एनोड पर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल गया, वापस देखो इधर देखो,
मैंने लिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को अपन ने क्या आयनों में तोड़ा तो एक एसीटेट और एक सोडियम बन गया। अब यहाँ पे 2 एसीटेट आयन लिया, मैंने बोला ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कहाँ पे, एनोड पे रिएक्शन की बात हो रही है, एनोड पर, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, कैसे, देखो मैंने बोला नेगेटिव चार्ज होता है वहां का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने नेगेटिव चार्ज को तोड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक रह गया कि नहीं रह गया, वो वाला ये रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल पड़ा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, कब दे सकता है, जब ये दोनों फ्री रेडिकल में टूटे, ये एक अपना इधर दे दे फ्री रेडिकल, जैसे ये ऐसा बन गया CO इधर C और ये एक रेडिकल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े और एक इसका फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना दिया, तो बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, फ्री रेडिकल, मतलब क्या 2 भाइयों का समान बंटवारा हुआ बेचारा, समाक्ष विदलन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CH3 बन गया और यहाँ पे CO2 के रूप में क्या निकल गया बाहर, ठीक है। और ये कहाँ पे, अब ये दोनों आपस में जुड़ के कहाँ पे, एथेन पे, तो एथेन पे क्या, सॉरी अपने एनोड पे, ये सब कारण में कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, तो एनोड पे क्या प्राप्त हुआ अपन को, एल्केन, क्या प्राप्त हुआ, एल्केन, तो इसका मतलब एल्केन, और सम कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जैसे ही डबल हो, विषम हो या सम हो, डबल करने पर हमेशा उसमें सम ही आंसर आता है भाई, 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे 6 आएंगे, इसका मतलब विषम को जोड़ने पर भी क्या आएगा, सम आता है कि नहीं आता, और सम को जोड़ो 2 को 2 के साथ जोड़ो 4, 4 को 4 के साथ जोड़ो 8, इसका मतलब सम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वाली बात बोल रहा हूं, इसलिए इसमें हमेशा क्या होता है, सम। अब विषम ले लिया आपने, सपोज दैट आपने बोला कि सर हम तो विषम लेंगे कार्बन, क्या लेंगे, विषम कार्बन, तो इसमें देखो विषम लेने पे क्या होगा वो अपन बात करेंगे, पहले इसको पूरा खत्म करते हैं। अब देखो, अब जो वाटर है अपन ने क्या लिया, पानी, तो पानी क्या करे, H2 अपन को पता है टूटता कैसे, OH माइनस और H प्लस, ऐसे ही टूटेगा नहीं टूटेगा बेटा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ये लेके क्या बन जाएगा, H फ्री रेड, मतलब फ्री रेडिकल मतलब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसा ऐसा और भी तो आएंगे, दोनों जोड़ के क्या निकाल लेंगे, H2 गैस, क्या निकल जाएंगे, H2 गैस। यहाँ पे क्या बच गया, OH माइनस, ये OH माइनस और यहाँ पे कौन पड़ा है, सोडियम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या समझ में आया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इसमें ऐसा है, ये दे रखा है, ये छोड़ो, ये नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ये यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये ऐसे बना, तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब कैथोड पर क्या होता है, कॉलबे विद्युत अपघटन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और किसका साथ में फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका निर्माण होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, क्यों, अब क्यों नहीं बनाई जा सकती, मेथेन बनाने के लिए अपन को ये लेना पड़ेगा, भाई मेथेन बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन डबल हो रहा है, तो डबल होगा तो मेथेन अपन इसको लेंगे तो ये तो CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बचेगा ना, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या हो, H2 ही तो आएगा। समझ में नहीं आया, आप सोचो भाई इसके अंदर अपन ने क्या किया, 2 कार्बन लिए, तो ये तो क्या हो गया, बाहर निकल गया ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि एक ऐसा करते हैं अपन कि ये ले ले, तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मेथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डबल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, कार्बन डबल। उसके लिए अपन को यहाँ पे कम से कम ये लेना पड़ेगा, ये लेंगे तो यहाँ पे CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, फिर कुछ बचा ही नहीं पीछे, ठीक है। और इसके द्वारा अपन विषम कार्बन वाले भी नहीं बना सकते, जैसे आपने ये ले लिया कि सर एक तो ये ले लेते हैं और प्लस और एक साथ में ये ले लेते हैं, अब इसमें वाटर डाल दो, करंट दौड़ा दो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा दो, तो क्या होगा, तो आपको पता है यहां से ये बार, यहां से ये बार, एक बार ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, एक तो ये बन जाएगा, एक ये अकेला अपने साथ ही जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये बन जाएगा, एक ये अपने खुद के साथ प्रोडक्ट बनाएगा तो CH3 क्या बन जाएगा, CH3, तो कितने कार्बन पर मतलब एल्केन प्राप्त हो गए, 3, मिश्रण होगा, क्या होगा, मिश्रण, इसलिए इसमें ये भी प्राप्त अपन नहीं करेंगे। आपको पूछे कि विषम यदि ले ले, अलग अलग प्रकार के ले ले, क्या ले ले, अलग अलग प्रकार के यदि कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम लवण ले लें तो कितने प्रोडक्ट होंगे, 3 मिक्सर होंगे, 3 क्या क्या होंगे, 2 तो सेल्फ होंगे और 1 क्रॉस होगा, सेल्फ मतलब स्वयं के साथ, ये देखो ये स्वयं के साथ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखो ये स्वयं के साथ, इसको बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, स्वयं उत्पाद,
और ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे समझ में, जिसको विषम उत्पाद बोलते हैं, इसको सम उत्पाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम उत्पाद। ठीक, आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं गुणधर्म के आधार। गुणधर्म किसकी बात करते हैं बेटा? गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो गुणधर्म क्या है? गुणधर्म ये है कि एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध में संयोजक गुण तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होने के कारण ये सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? अध्रुवीय। यहाँ पे विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम, इसका 2.4 होता है, इसका 2.1 होता है। अंतर बहुत कम होने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन का, इसलिए इस बॉन्ड को क्या माना जाता है? एल्केन होते हैं। सारे एल्केन होते हैं वो कैसे माने जाते हैं? अध्रुवीय माने जाते हैं। इनके मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। एक एल्केन दूसरे एल्केन के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा? दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। दुर्बल कौन सा आकर्षण? वॉन डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है, ठीक है। इनके मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, मतलब एक C1 से C4 तक गैस तथा C5 से C17 तक के सारे क्या होते हैं? द्रव होते हैं। C5 से C17 तक तथा 18 या उससे अधिक कार्बन वाले कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन ताप पर क्या होंगे? मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? रूम टेम्परेचर पे ठोस होते हैं। क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे ठोस होते हैं। ये रंगहीन गंधहीन होते हैं, इनकी कोई रंग न होता है, न कोई क्या होता है? गंध होता है। जब ये जल में एल्केन की विलेयता के लिए आप क्या सोचते हैं? तो जल में कौन होता है? ध्रुवीय जल कैसा है? ध्रुवीय। और ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलता है, जबकि एल्केन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक सेंटर होता है, मतलब जल विरोधी होता है सिरा। कैसा होता है? जल विरोधी। किसी में भी अल्कोहल वगैरह इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन सिरा जितना लंबा होगा वो जल में विलेयता उतनी कम होगी, परंतु यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये सारे जल विरोधी बैठे हैं। इसका मतलब जल में विलेयता इनकी होती नहीं है, ये जल में घुलते नहीं है। तो इसलिए पेंट्रोल वगैरह वगैरह होते हैं, ये जल में घुलते नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पेंट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेंट्रोल हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेंट्रोल तथा उनके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने तथा इनकी निर्जल धुलाई आदि के लिए, ड्राई क्लीनिंग जिसको अपन बोलते हैं, आदि के लिए किया जाता है। इस प्रेक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सही है यदि, मतलब ग्रीस वगैरह ये होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सही है यदि आप कहते हैं कि ग्रीस मतलब उच्च एल्केनों का मिश्रण है। ग्रीस मतलब अध्रुवीय। ग्रीस कैसा? अध्रुवीय, क्योंकि समान में घुलता है। अध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय तो किस में घुलेगा? ध्रुवीय में। तो इसलिए इसकी प्रकृति का अपन पता लगाया जा सकता है कि भाई ये भी कैसे हो गए? अध्रुवीय। पेंट्रोल तथा उनके निम्न, ये कहां पे पहुंच गए थे अपना? अध्रुवीय। अतः ये जल विरोधी प्रकृति का होगा, जो विलायकों में पदार्थों की विलेयता के संबंध में सामान्यतः ये देखा गया कि ये कैसा होता है? एक तो ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? जल विरोधी प्रकृति के होते हैं। विलेयता के संबंध में सामान्यतः देखा गया कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। सामान्यतः समान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय तो किसको घोलेगा? ध्रुवीय को। अध्रुवीय किसको घोलेगा? अध्रुवीय। अर्थात समान किस में घुलता है बेटा? समान में घुलता है, ठीक है। विभिन्न एल्केनों के क्युतनांक श्रेणी 9.1 मतलब सारणी 9.1 क में दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ क्युतनांकों में नियमित क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब क्या, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो देखना है वो उसके अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। अणुभार के समानुपाती तथा उसकी शाखा, जैसे शाखा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, यदि उसमें कार्बन सेम है तो शाखा का मतलब होता है 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री। तो उनकी विलेयता मतलब जो क्युतनांक है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ये है तो इसमें पैकिंग अच्छी है कि नहीं, परंतु इसमें यदि में ब्रांच आ जाए तो ये दूसरा, तो इसमें आकर्षण क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए शाखा बढ़ने के साथ साथ आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम होने के कारण उसका क्युतनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए अणुभार बढ़ेगा तो क्युतनांक बढ़ेगा। और अणुभार समान है, उसमें शाखा अलग अलग है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का क्युतनांक सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, तो एक तो ऐसा हो सकता है इसका, और एक ये हो गया, और एक क्या हो गया? देखो सब में 5 कार्बन है कि नहीं है। अब देखो इसमें 5 कार्बन है तो इसमें पूछे क्युतनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? तो इसका, क्योंकि इसमें अणुभार तो सबका क्या होगा? समान। और इसमें एक ब्रांच है, इसमें कितनी? 2 ब्रांच। तो ब्रांच बढ़ने के साथ क्या होता है? क्युतनांकों का जो गलना क्युतनांक है वो क्युतनांक क्या हो जाएगा बेटा?
शाखा बढ़ने के साथ घट जाएगा, शाखा कम होने के साथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब अपन एक यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक बड़ा थ्योरी यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा शाखा बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। शाखा कब देखेंगे, पहले तो अणुभार देखेंगे कि अणुभार किसका ज्यादा, जितना ज्यादा उसकी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर यदि अणुभार समान आ जाए तो फिर अपन उसकी देखेंगे ब्रांच, क्या देखेंगे बेटा, ब्रांच, जिसकी ब्रांचिंग कम उसका कितना क्या होगा, ज्यादा। क्या समझ में आया? चलिए बात करते हैं आगे। हाँ, कितना की नियमित वृद्धि होती है, ये तथ्य इस पर आधारित कि आणविक आकार तथा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अंतरा आणविक वॉन्डरवॉल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बढ़ने के साथ साथ वॉन्डरवॉल आकर्षण भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे ये जितना ज्यादा लंबा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है कि नहीं। अभी इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ कि नहीं हुआ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती भी माना जा सकता है। ब्रांच बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है, कमी। शाखा बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है, कमी होती है। और शाखा नहीं बढ़ने से और सीधी कार्बन श्रृंखला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से उसका क्युतनांक क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो आइए बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्युतनांक में नियमित क्या होती है, वृद्धि होती है। ये तथ्य इस पर आधारित है कि आणविक आकार तथा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनका अंतराणविक वॉन्डरवॉल बल कम होता है। जैसे पेंटेन के 3 समूही एल्केन क्या होता है, पेंटेन 2 मेथिल ब्यूटेन जो मैंने बनाया और 2 डाई मेथिल प्रोपेन के क्युतनांक को देखा जाए तो ये पता लगता है कि पेंटेन के 5 कार्बन परमाणुओं की एक सतत श्रृंखला उच्च क्युतनांक मतलब 309 केल्विन, ठीक है ना, जबकि 2 डाई प्रोपेन में कितना हो जाएगा 282.5 केल्विन पर उबलती है। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने से, ये ध्यान रखना, शाखित श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणुओं की आकृति का लगभग गोल हो जाती है। इससे गोलाकार अणुओं की कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतराणविक बल होते हैं, इसलिए इनके क्युतनांक कम होते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से कथन और कारण में क्वेश्चन आ सकता है या 2 कथन स्टेटमेंट देके वो पूछ सकता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, ये बार बार पढ़ें। और मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको ये बता दिया है कि ब्रांचिंग नहीं है, सीधा है, ठीक है, एन एल्केन है तो उसका क्या होगा, क्युतनांक होगा वो ज्यादा होगा। ये अणुभार समान होना चाहिए, पहले अणुभार बढ़ रहा है तो क्युतनांक बढ़ेगा, और अणुभार सेम है तो फिर अपन देखेंगे ब्रांचिंग। यदि एन कार्बन श्रृंखला सीधी सीधी जुड़ी हुई है तो क्या होगा, उसका क्युतनांक ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री मतलब 1 मेथिल प्रतिस्थापी फिर 2 मेथिल प्रतिस्थापी वाले का क्युतनांक क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम क्यों होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगे वो गोलाकार आकृति का हो जाएगा, और गोलाकार आकृति होने के कारण उस दोनों के आपस में पृष्ठ जो क्षेत्रफल होंगे, जैसे ये एक तो ऐसा था, ऐसे इसमें देखो आपस में टच ज्यादा रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो अब ये ऐसे हो गया तो क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ टच में। तो क्षेत्रफल कम होगा तो इसका मतलब, और दूसरी आकर्षण भी क्या हो जाएगा, कम, इसलिए उसका क्युतनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये एन पेंटेन वाला तो उदाहरण भी याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टेबल कहां है, वहां जाके देख के आते हैं अपन। ये रही 9.1 टेबल दे रखी है, इस टेबल के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। एल्केनों के क्युतनांक एवं गलनांकों में परिवर्तन क्या दे रखा है, ठीक है। तो मीथेन में देखो अणुभार 16 होता है तो इसका ये देखो, उसके बाद जैसे 30 हुआ तो बढ़ गया, उसके बाद 44 हुआ और बढ़ा, ठीक है, 58 हुआ तो और बढ़ गया, ठीक है, 58, अब दोनों 58 है। तो एक में देखो, एक में ब्यूटेन दे रखा मतलब 1 2 3 4 दे रखा है, और एक में एन दे रखा है प्रोपेन, देखो 2 मेथिल प्रोपेन है कि नहीं है, तो इसका मतलब एक ब्रांचिंग आ गई तो 58 बाहर है, परंतु इसका देखो कम हो गया ब्रांचिंग वाले का। ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो आगे पेंटेन देखो कितना, पेंटेन का 72 और 2 मेथिल पेंटेन, इसका मतलब ये लो, देखो पेंटेन में ये हो गए कार्बन 5 कार्बन, उसके बाद एक दे रखा है ये वाला, और एक उसके बाद ये दे रखा है ये, ठीक है ना। तो 72 में देखो ये रहेगा एन पेंटेन, ये देखो 2 मेथिल ब्यूटेन, देखो ये 2 मेथिल और ये ब्यूटेन, और उसके बाद क्या 2 डाई मेथिल प्रोपेन, देखो ये 2 डाई मेथिल और ये हो गया प्रोपेन। तो देखो ब्रांचिंग बढ़ी, तो देखो ब्रांचिंग बढ़ी तो कितना क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हेक्सेन का इतना होता है तो देखो क्युतनांक बढ़ा, और हेप्टेन में और बढ़ा क्युतनांक, तो ये लो, ठीक है, अणुभार बढ़ने पर क्युतनांक बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म पे। रासायनिक गुणधर्म,
जैसे पहले बताया जा चुका कि अम्ल सारक तथा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण अभिकर्मक तथा अपचयक मतलब अपचयन कर्मक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। क्यों निष्क्रिय होते हैं? क्योंकि इनके पास कोई क्रियाशील नहीं होता। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन जो आबंध होता है वो भी क्या होता है? अक्रिय होता है। क्यों अक्रिय होता है? क्योंकि इसके बीच में विद्युतीनता का अंतर ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर भी अपन इसकी रिएक्शन देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन क्या क्या होती है। विशेष परिस्थितियों में एल्केन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। किन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है? आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली बात करते हैं प्रतिस्थापन। किसकी अभिक्रिया बात करते हैं बेटा? प्रतिस्थापन के बारे में बात करते हैं। आइए प्रतिस्थापन के बारे में बात करें। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाए, या नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाए, या सल्फोनिक अम्ल SO3S से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उच्च तापक्रम मतलब कौन सा टेम्परेचर कितना? 573 से 773। इसका मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस या सूर्य की विसरित प्रकाश या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में हैलोजनीकरण देता है। कब हैलोजन देता है? एल्केन कब हैलोजन देता है? तो ध्यान रखना, उच्च ताप कितना होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, या 573 से 773 केल्विन, या सूर्य की के विस्तृत मतलब HNU, ठीक है ना, या पराबैंगनी मतलब UV लाइट की उपस्थिति में हैलोजनीकरण देता है। क्या है? चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं अपन। क्या हो गया? क्या तकलीफ हो गया? यार टाइम खराब हो गया। चलिए बात करते हैं। तो अपन प्रतिस्थापन से ये प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सूर्य के विस्तृत प्रकाश या हैलोजनीकरण करते हैं, मतलब
ठीक है ना। कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाते हैं। ये अभिक्रियाएं जिनमें एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं उन्हें प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण मेथेन का क्लोरीकरण नीचे दिया गया है, हेलोजनीकरण तथा हेलोजनन। और ये इंपॉर्टेंट है, मेथेन का क्लोरीकरण इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है ना, इसको अपन पढ़ते हैं पहले अच्छे से। अब देखो मेथेन के क्लोरीकरण के दौरान क्या क्या होता है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है ना। अपने क्या बोलेंगे, इस साइड देखो, इधर देखो, ये मेथेन था, मेथेन का अपन करवाते हैं देखो Cl2 इससे HNO से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी CH4 है यहाँ पे, CH4 तो यहाँ पे Cl। देखो अब ये क्या होगा, इस साइड देखो, अब यहाँ पे ये होगा कि भाई ये जो Cl2 है इसको मैं कैसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH3H लिख दूं क्या, CH3S, और यहाँ पे Cl, तो ये क्या निकल गया HCl, यहाँ पे क्या बन गया बेटा CH3Cl। अब देखो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे थमेगी नहीं। अब यहाँ पे देखो CH2Cl लिख दूं और एक CH मैंने नीचे लगा दी, यहाँ पे भी इसको थोड़ी पता है कि रिएक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा। फिर भी यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी प्रोसेस आगे चलेगा, ये भी जब तक हाइड्रोजन है उसके पास, यहाँ पे Cl2 यहाँ H, और यहाँ पे भी क्या आएगा Cl और Cl, तो ये क्या निकाल देगा HCl, क्या बन जाएगा बेटा CsCl3, क्या बन जाएगा बेटा CsCl3। अब भी इसके पास हाइड्रोजन पड़ा है तो यहाँ पे ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, ठीक है, क्या बन जाएगा CCl3, और यहाँ पे H पड़ा है, यहाँ पे Cl और Cl आपस में रिएक्शन करके क्या बना देगा CCl4, क्या बना देगा CCl4। तो इसके दौरान जब रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे किसकी CH4Cl2 की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Cl बनेगा, साथ में बन जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा, साथ में CsCl3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा CCl4 बन जाएगा। इतने सारे मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको, ठीक है ना, अच्छा मेथड नहीं माना जाता एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोडक्ट अपन को फॉर्मेशन साथ में होगा, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मेथेन का अपन हेलोजनीकरण मतलब क्लोरोमेथेन वगैरह इससे प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ये पूरा क्या होता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से अपन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यदि मैं क्या कर दूं, अब जनरली ऐसा यदि दे दे एग्जाम के अंदर तो अपन को ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके आना है। यदि एग्जाम के अंदर दे दे, मतलब किसी ड्यूरिंग द रिएक्शन में आ रहा है तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके आना है, और अकेले रिएक्शन दे या उसके बारे में पूछे तो क्या होता है बेटा, क्या होता है इसका बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और यदि ये क्या ले ले, एक्सेस में ले ले, एक्सेस मतलब बहुत सारा मेथेन ले ले, और क्लोरोन क्या ले, कम मात्रा में ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो दूसरी कहानी यहाँ पे ये चलती है कि यदि इसमें क्या होगा, ये है और इसकी रिएक्शन करवानी है और HNO की प्रेजेंस में, तो हेलोजन वहां पे अटैच होगा जिस कार्बन की डिग्री सबसे ज्यादा है। हेलोजन वहां पे अटैच होगा, उस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलेगा जिसके कार्बन की डिग्री ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक हेलोजन यहाँ से निकल सकता है और एक हेलोजन यहाँ पे निकल सकता है। तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे कि नहीं होंगे, एक तो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों पे जुड़े तो सेम ही प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों, अब इसमें ये होगा मैन, ये क्या होगा मैन होगा, और ये होगा माइनर। समझ में आया क्या, मुख्य ये होगा और ये हो जाएगा सह उत्पाद, ठीक है ना। जिसमें डिग्री हेलोजन की ज्यादा होगी वो मुख्य होगा। समझ में आया क्या। जैसे मुझे ये प्राप्त करना है, इसमें मुझे पूछे हेलोजन कहाँ जोड़ना है, पहली बात है इसमें प्रोडक्ट कितने होंगे, तो जितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है उतने टाइप के प्रोडक्ट होंगे। अब इसमें कितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, इधर देखो, ये टाइप का एक तो ये रहा अलग टाइप है, क्योंकि ये अलग है, तीनों अलग है कि नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम, ठीक है ना। ये अलग है और ये भी अलग है कि नहीं, ये भी अलग है। तो कितना, 1 2 3 4 प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन से, इधर देखो, एक तो Cl यहां लग जाएगा, इसमें यहां Cl लगो और यहां लगो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा,
एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट होंगे। अब बताओ इसमें मैन कौन सा होगा? मैन वो होगा जिसकी डिग्री ज्यादा है हैलोजन की। इधर देखो, इस कार्बन के आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, तो ये 3 डिग्री है। ये कितने से जुड़ा हुआ आगे? एक कार्बन से। ये कार्बन आगे 1 से, तो ये 1 डिग्री है। ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन ये वाला, एक इससे और एक इससे, तो ये 2 डिग्री है। और ये कौन सा है? ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो कौन मैन प्रोडक्ट होगा? तो मैन प्रोडक्ट अधिक डिग्री वाला होगा, तो ये हो जाएगा मैन, मुख्य। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सह। तो कुल उत्पाद कितने होंगे? 1 2 3 4। उत्पाद कुल कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, परंतु मुख्य कौन सा होगा? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। तो ये बात यहां से ध्यान कर लें अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। इसमें एल्केनो के हैलोजन के साथ, ये तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, वैसे कर लेना सीधा। इसमें ये क्या करना, यहाँ पे CH3 CH2 लिख के H लिख दो, और यहाँ पे Cl लिख दो, HCl बार, और ये बन जाएगा, ठीक है। एल्केनो की हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति का क्रम सबसे ज्यादा किसका होता है? F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है ना, होता है। एल्केनो के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर कौन सी होती है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, मैंने बताया अभी, फिर 2, फिर 1 डिग्री होती है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 3 डिग्री, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। फ्लोरीनीकरण प्रचंड व अनियंत्रित होता है, क्योंकि F के ऊपर जो फ्री रेडिकल बनता है वो क्या होता है, मतलब अस्थायी होगा। तो इसलिए फ्लोरीनीकरण क्या होता है? सबसे ज्यादा जहां जहां पे मिलेगा सब जगह पे हाइड्रोजन को हटा के वहां पे बैठ जाएगा, इसलिए अपने ऐसा करते नहीं है, ठीक है ना। जबकि आयोडीनीकरण क्या होती है? धीमी गति की होती है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है? बड़े साइज का होता है, बिगर साइज का होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ये क्या होगा? वापस आ जाएगा, रिएक्शन करके क्या हो जाएगा? वापस, मतलब ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये F नहीं है, ये डबल तीर है ऐसे, मतलब IF प्लस क्या होगा? I2, यहाँ पे डबल तीर है, उत्क्रमणीय है, और ये क्या होगा? CH3I, और साथ में क्या होगा? HI। अब HI क्या होता है, ठीक है ना, क्या ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग, तो इसलिए इसको क्या करेगा? वापस रिवर्स में रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना। उत्क्रमणीय यह अभिक्रिया ऑक्सीकारक जैसे कौन सा? HiO3 तथा HNO3 की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं? HiO3 की अभिक्रिया किससे कराते हैं? HI से करवाएंगे, तो 3I2 बन जाएगा, और साथ में H2O निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आयोडीनीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, ठीक है। HiO3 इसका नाम होता है आयोडिक अम्ल। क्या नाम होता है बेटा? आयोडिक अम्ल। और HNO3 का होता है, ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक। ये होता है आयोडिक अम्ल, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। और इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। कितनी होती है? प्लस। और इसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? +5 होती है, की उपस्थिति में होती है। हैलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला विधि द्वारा इन 3 पदों में, ये कितने पदों में होती है? पहले तो कौन सी क्रिया? FAR होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, FRR, या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, FAR, फार या फर, FRR, ठीक है। पहले तो होता प्रारंभन, ठीक है, उसके बाद संसरण, और उसके बाद होता समापन। अब यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वो क्वेश्चन कैसे मिलेगा? वो आपको ये सारे स्टेप दे देगा, और स्टेप देके पूछेगा इसको स्टेप को अरेंज करो, उसके सीक्वेंस से अरेंज करो। तो आपको ये ध्यान होना कि प्रारंभ स्टेप कौन सा होता है, संसरण वाला कौन सा होता है, और समापन वाला कौन सा होता है, ठीक है ना। टर्मिनेशन कौन सा होता है, ठीक है ना, प्रोपोगेशन कौन सा होता है, और इनिशिएशन कौन से होते हैं। सारे स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। आइए क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं। क्रिया विधि प्रारंभन, ये अभिक्रिया वायु या प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के सम अपघटन या समाक्ष विदलन से प्रारंभ होती है। किसके होती है बेटा? उसके समाक्ष विदलन से प्रारंभ होगी, ठीक है। समाक्ष विदलन, समाक्ष विदलन मतलब Cl अणु एक इधर और एक इधर, तो इससे क्या हो जाएगा? 2Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ होती है। Cl आबंध CC आबंध तथा CS आबंध की तुलना में दुर्बल है। Cl आबंध CC आबंध तथा CS आबंध की तुलना में दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? क्योंकि C और Cl इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है? लॉन पेयर होते हैं कि नहीं होते बेटा? यहाँ पे क्या होते हैं? लॉन पेयर, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर 3 लॉन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे लॉन पेयर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से ऐसा, इसमें तो ऐसा है नहीं भाई, कार्बन में और कार्बन हाइड्रोजन में लॉन पेयर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर होता नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा, तो इस वजह से ये क्या होता है? दुर्बल बॉन्ड होता है, ठीक है। जनरली इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 248, शायद 248 किलो जूल चाहिए होती है।
तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए। जबकि CH आबंध, ये मैथेन के अंदर को तोड़ना है किसी को, CH आबंध को यदि उसको पूरे आबंध तोड़ना है तो 1665 एनर्जी चाहिए पूरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। स्टेबल बॉन्ड है, दुर्बल है, ये आसानी से टूट जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, पहला कौन सा, प्रारंभ बंध। प्रारंभ बंध में क्या हुआ, Cl आबंध टूट गया, इसको बोल देते हैं A। क्या बोल दो बेटा, इसको A बोल दो। तो Cl टूटा, कैसे टूटा, एक इस साइड और एक इस साइड, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है दोनों में, ये क्लोरीन मुक्त मूलक है, ठीक है। और ये कौन सा विदलन हुआ बेटा, समक्ष विदलन, ठीक है ना, संसरण। क्लोरीन मुक्त मूलक मैथेन अणु पर आक्रमण करके CH आबंध को तोड़कर HCl बनाते हुए मैथिल मुक्त मूलक बनाते हैं, जो अभिक्रिया में अग्र दिशा में ले जाता है, जो अभिक्रिया को कहां लेके जाता है बेटा, अग्र दिशा में। तो अब ये क्या हो जाएगा, दूसरे पद के, ये बी का ये दो पद होंगे बी में, ठीक है, या ये इसको सी भी लिख सकते हैं, बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो अब ये जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो मैथेन के अंदर ये बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अब इसमें फ्री रेडिकल निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, फ्री रेडिकल। इधर देखो, फ्री रेडिकल, तो यहां पे क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल, और H जो फ्री रेडिकल निकला वो Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, HCl, ठीक है ना। अब ये जो मैथिल बना, ये अब ये क्या करेगा, वापस क्लोरीन के पास जाएगा, ये यहां पे CH4 है। अब दूसरे अणु पर, क्लोरीन के दूसरे अणु पर ये आक्रमण करेगा, जैसे ये CH फ्री रेडिकल जो बना यहां पे, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग में, ध्यान रखना इसका, ठीक है। यहाँ पे Cl और Cl, तो ये भी वापस टूटेगा, तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ ये बॉन्ड बना देगा, ये निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3Cl और साथ में बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी। क्या समझ में आया, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है, ठीक है। ये CH3 फ्री रेडिकल, मैथिल फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, ये आगे आक्रमण करेगा, ये ऐसे इससे बनेगा, तो ये हो गया C, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है आगे देखो, मैथिल तथा क्लोरीन मुक्त मूलक जो उपरोक्त पदों क्रम ए तथा मतलब क तथा ख से प्राप्त होते हैं, पुनः व्यवस्थित होकर श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। संसरण पद क तथा ख सीधे मुख्य उत्पाद देते हैं, परंतु अन्य कई संसरण पद संभव होते हैं, जैसे ऐसे दो पद निम्नलिखित जो अधिक हैलोजन युक्त उत्पादों के निर्माण को समझाते हैं। मतलब ये क्या करेगा, अब वापस क्लोरीन के ऊपर इससे ऊपर रिएक्शन किया, क्लोरीन ने इसका क्या किया भाई, जैसे मैथिल क्लोराइड था, इसका एक हाइड्रोजन था, ये 2 लिख दो, एक इधर इलेक्ट्रॉन एक इधर, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल के साथ ये रिएक्शन HCl बना दिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। और ये जो फ्री रेडिकल है Cl, ये S के Cl के ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इसके साथ बॉन्ड बना देगा और यहाँ फ्री रेडिकल Cl बन जाएगा। ऐसे बनता जाएगा और अनकंट्रोल अभिक्रिया होगी, मतलब कंट्रोल नहीं करने वाली अभिक्रिया होगी, आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये पद तो जनरली पूछेंगे नहीं, ये 2 पद ध्यान रखना, ठीक है ना, या ये 2 पद ध्यान रखना, या ये ख वाला याद रख लेना, ठीक है ना। तो पहला संसरण में कौन सा हुआ, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बने दोनों, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना दोनों फ्री रेडिकल कैसे बने। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो अब श्रृंखला समापन पद, ये ध्यान रखना। समापन में क्या होगा, कुछ समय पश्चात अभिकर्मक समाप्ति तथा विभिन्न पार्श्व श्रृंखला के कारण आपस में समाप्त हो जाती है। जैसे विभिन्न समाप्ति श्रृंखला समापन पद निम्नलिखित है, Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे, Cl2 बना दे। या मैथिल, इसमें देखो एथेन क्यों बनता है, जैसे देखो इस अभिक्रिया के दौरान CH4 Cl2, इसके दौरान H डालते हैं, इसके दौरान ये भी बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि 2 मैथिल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एथेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब अपने लिया तो मैथिल था, मैथिल क्लोराइड, परंतु इस अभिक्रिया के दौरान क्या बन जाता है, मैथेन भी बन जाता है, ठीक है। क्यों बनता है मैथेन, पता चला, क्योंकि इसमें मैथेन से क्या बना, एथेन भी बन जाता है। क्यों बन जाता है, 2 मैथिल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एथेन बना देते हैं। एक मैथिल क्लोराइड
एक तो ले ले मैथिल फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ये ध्यान रखना है, वो ए बी सी और ये डी स्टेप दे सकता है। तो आपको करेंगे अरेंज करो, तो सबसे पहले कौन आएगा डी, फिर कौन आएगा, जैसे उसको बी दे दिया तो बी, ठीक है ना, फिर कौन से इसको दे दिया ए तो फिर ए, और इसको सी दे दिया तो फिर आएगा सी। ऐसा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सबसे पहले कौन सा आएगा, इसको जैसे मैंने दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी और इसको दे दिया ए स्टेप। क्या दे दिया, ए स्टेप। मतलब वो कुछ भी एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है ए, तो सबसे पहले कौन सा होगा बी, फिर कौन सा होगा सी, और फिर कौन सा डी, और फिर कौन सा होगा ए। तो ये होगा इसके सीक्वेंस, याद रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने पर मुक्त मूलक में क्या हो जाती है, कमी। ठीक है ना, मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन का उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के रूप में बनने का कारण उपरोक्त क्रियाविधि द्वारा समझा जा सकता है। क्यों, दो फिर मैथिल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर देते हैं, एथेन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया ऐसे लिख के दे दे, इसके दौरान उत्पाद नहीं बनेगा या उत्पाद बनेगा या उत्पाद नहीं बनता है, सॉरी ये CH4 यहाँ Cl2 यहाँ पे H न्यू, अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनेगा या उत्पाद नहीं बनेगा। नहीं बनेगा उसमें ये एक तो दे देगा मैथिल क्लोराइड, ठीक है, दूसरा दे देगा CH2Cl2, ठीक है ना, और तीसरा दे देगा CH3CH3, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बेटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्पाद नहीं बनेगा, ये बनता है बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन को समझना उसको अच्छे से। ठीक है ना, तो निम्न में से कौन सा नहीं बनेगा, इसमें से कोई नहीं, सारे बनते हैं। ठीक है ना, ये भी बनता है, ये भी बनता है, CCl4 भी बनेगा, CS3Cl भी बनेगा, और Cl2 दे दे तो वो भी बनता है भाई, लास्ट में बनता है कि नहीं बनता। ठीक है ना, तो ये सारे बन रहे होते हैं। अब है दहन अभिक्रिया। ठीक है ना, इससे आगे वाले अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। यह हाइड्रोकार्बन का एक भाग है। ठीक है, चलिए आज अपन यहीं देखते हैं, विराम।